हेलो एवरीवन। कैसे हैं प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बेटा, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 अपन पढ़ रहे हैं और लगभग अपन आधे से ज़्यादा इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि श्रेणी अवस्था में यानी सीरीज में एल सी आर यदि जुड़े हुए हों तो उस स्थिति में वो जो परिपथ होता है उसकी धारा और वोल्टता के बीच में कितना कलांतर होता है और कितनी उसकी विशेष स्थितियां रहती हैं। तो उन तीन स्थितियों में जो नंबर 3 की स्थिति थी जिसे अपन अनुनादी अवस्था के नाम से जानते हैं, आज अपन उस अनुनादी अवस्था का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को निश्चित रूप से बता दूं कि इस टॉपिक में से आपको बोर्ड परीक्षा में कम से कम 1 अंक का और अधिक से अधिक 2 नंबर का प्रश्न है वो निसंदेह है 100% मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ और आज आप पहली बार में ही इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं। अनुनादी अवस्था का मतलब क्या है, सबसे पहले अपने को इस बात को समझना होगा। अनुनादी अवस्था का मतलब क्या है। अनुनादी अवस्था के मतलब को जानने से पहले अपन श्रेणी अवस्था में एल का मतलब कुंडली, सी का मतलब कैपेसिटर और आर का मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध को श्रेणी अवस्था के अंदर जोड़ेंगे और एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के द्वारा जोड़ करके एक बहुत छोटा सा परिपथ चित्र अपन पूर्ण करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक एल प्रेरकत्व की कुंडली है, ये सी धारिता का एक संधारित्र है और ये आर प्रतिरोध का एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इनको सीरीज क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी के साथ अपन जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है और वोल्टेज के कारण इन तीनों उपकरणों के सिरों के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको अपन VL, VC और VR के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अपन इनको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आपने एक बात पढ़ी है LCR परिपथ के अंदर L की वजह से प्रतिघात उत्पन्न होगा, कैपेसिटर की वजह से परिपथ में प्रतिघात उत्पन्न होता और R की वजह से एक प्रतिरोध है, इसकी वजह से भी अवरोध उत्पन्न होगा। इसका जो प्रतिघात है इसे अपन XL कहते हैं, इसकी वैल्यू को XC कहते हैं और इसके प्रतिरोध को R से निरूपित करते हैं। अपने विशेष स्थिति में यह देखा था कि यदि XL का मान और XC का मान, या फिर आप कह सकते हैं कि कुंडली के सिरों के ऊपर वोल्टेज का मान और कैपेसिटर के सिरों के ऊपर वोल्टेज का मान यदि बराबर हो जाए तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि L और C का जो वोल्टेज होता है वो विपरीत कला में होता है। परिणाम स्वरूप जब इनका परिमाण बराबर हो जाएगा तो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। इसके लिए आपको ठीक इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, तो आज अपन इस टॉपिक को शुरू करते हैं। डायग्राम को देख करके अपन एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने का प्रयास करते हैं। यहां से जो अपना सबसे पहला 1 नंबर का प्रश्न बनता है वो अनुनादी अवस्था की परिभाषा बनता है। तो अनुनादी अवस्था को अपन किस तरह से परिभाषित करेंगे कि LCR श्रेणी परिपथ, सबसे पहले LCR है वो श्रेणी परिपथ में होना चाहिए कि वह विशेष अवस्था, इसकी भी बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती हैं लेकिन इसकी वह विशेष अवस्था जिसमें प्रेरणिक प्रतिघात यानी XL की वैल्यू और धारितीय प्रतिघात XC की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू है वो बराबर हो जाए, इन दोनों का मान बराबर हो जाए तो यह अवस्था अनुनादी अवस्था कहलाती है। सिंपल इसकी डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। धारितीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि धारितीय वोल्टता और प्रेरणिक वोल्टता दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन इसकी डेफिनेशन को पूर्ण करते हैं। अब अपने सामने आता है कि इस अवस्था में जो प्रतिबाधा होगी Z होगी, उस Z की वैल्यू कितनी होती है। तो यहां पर मैं एक बहुत छोटा सा हेडिंग लगाता हूं, प्रतिबाधा। किसकी प्रतिबाधा निकाल रहे हैं बेटा अपन LCR परिपथ के श्रेणी क्रम की, और वो भी अनुनाद की स्थिति की प्रतिबाधा अपन Z निकाल रहे हैं। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे से लिख दीजिए। सर प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल्स टू, बोलते जाओ बेटा, R का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL ज्यादा है
तो उसमें से एक्स सी घटा दो, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और ऊपर लगा दीजिए अंडर रूट। और यहाँ पे आपने अनुनादी अवस्था की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें अपने को कहता है चूंकि एक्स एल की वैल्यू है वो आपकी इक्वल हो जाएगी एक्स सी के, और जैसे ही एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू आप यहाँ पे बराबर रखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास z की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में r का स्क्वायर रहेगा, और इसको मैं डायरेक्ट r लिख सकता हूँ। और आप जानते हैं कि परिपथ के अंदर जो प्रतिबाधा की वैल्यू है वो कम से कम वैल्यू तो प्रतिरोध के बराबर होगी। यदि इस कुंडली का कोई प्रतिघात लागू नहीं होता है, इस संधारित्र का कोई प्रतिघात लागू नहीं होता है, तो कम से कम प्रतिरोध का जो अवरोध है जिसे अपन प्रतिरोध कहते हैं वो तो 100% अप्लाई होगा ही होगा। यदि इन दोनों का भी कोई प्रतिरोध है या कोई प्रतिघात है वो अगर लागू हो जाता है तो इस प्रतिबाधा की वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ेगी, जैसा कि आपने इससे पीछे की दोनों स्थितियों में पढ़ा है। तो अनुनाद की अवस्था में तो एक्स एल एक्स सी बराबर हो जाएगा, ये z की वैल्यू आ जाएगी, और इस z की वैल्यू को बेटा अपन z मिनिमम कहेंगे। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। आपको याद रखना है कि LCR परिपथ में z मिनिमम कब होगा, अनुनाद की अवस्था में, और जो z मिनिमम है उसकी वैल्यू है वो प्रतिरोध की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। अब आपने इस परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू भी पढ़ी है। धारा की वैल्यू को आपने आई नोट से कहा और आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा कि वोल्टेज बटा प्रतिबाधा Z से लिखा है, वोल्टेज बटा प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा जो आ रही है, अनुनाद की अवस्था की बात करें अपन, तो प्रतिबाधा की वैल्यू तो मिनिमम हो जाएगी, और जैसे ही प्रतिबाधा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी आपके पास इस परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा का मान मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि उस स्थिति में जो प्रतिबाधा है वो मिनिमम होती है। मिनिमम किसके बराबर होती है सर? R के बराबर होती है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों को प्रतिबाधा की वैल्यू और अधिकतम धारा की वैल्यू है वो आपको निकालनी होगी। अब आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज कर लें और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में समझते हुए लिख लें। मैंने बहुत शॉर्ट रूप में नोट्स लिखाने का प्रयास किया है जो आप लोगों को एक बार पढ़ने से ही याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब इस टॉपिक का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है उसकी बात करेंगे। अनुनाद की स्थिति यदि आप लोगों ने पढ़ी है तो अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति होगी, जो आवृत्ति आएगी उसे अपन क्या कहते हैं? अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। सिंपल, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति होगी, वोल्टेज की जो आवृत्ति होगी उसे अपन अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, और इसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको एफ आर से प्रदर्शित किया जाता है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है और नीचे आर लगाने का मतलब है ये रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी, अनुनाद की स्थिति की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ये बहुत ही सरल टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोनों बातें आपको समझनी है। मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। अनुनाद की अवस्था की परिभाषा में आपने पढ़ा था कि सर एक्स एल का मान एक्स सी के बराबर होता है। ठीक है बेटा। एक्स एल की वैल्यू क्या होती है? एक्स एल की वैल्यू सर एक्स एल होता है ओमेगा एल, और बेटा एक्स सी क्या होता है? याद होगा आपने, एक एक टॉपिक को अपने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। मैं आपको पुनः बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक के प्रत्येक बिंदु के ऊपर वीडियोज अपन अपलोड कर चुके हैं, और आगामी बोर्ड परीक्षा से पहले आपको हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो एक्स सी की वैल्यू क्या पढ़ा आपने? सर ये वैल्यू पढ़ा हमने 1/ओमेगा सी पढ़ा है। ठीक है। यहाँ पे ओमेगा है, ये ओमेगा है, ये दोनों बराबर कब हुए? जब आपने एक्सएल को एक्स सी के बराबर कहा, और एक्सएल और एक्स सी जब बराबर होंगे उस विशेष अवस्था को क्या कहोगे आप? अनुनाद की स्थिति कहेंगे। तो ये जो ओमेगा है इसके साथ में आपको आर लगा देना है।
ये आर क्या प्रदर्शित कर रहा है? अनुनाद की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें बेटा। सोल्व करेंगे तो ओमेगा को तो मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास ओमेगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। मैं स्क्वायर नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मुझे वापस उसे हटाना पड़ेगा। ये एल को बटा में ले आओ तो नीचे हो जाता आपके पास एल सी, और यदि मैं इसके स्क्वायर को हटा दूं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मेरे को एल सी के ऊपर रूट लगाना है। मेरे को निकालना क्या था? मेरे प्रश्न का जो उद्देश्य है वो हमेशा मेरे दिमाग में, जहन में होना चाहिए। आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति को तो अपन एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो ओमेगा आपके पास आया है, इसको आप एफ के फॉर्मेट में क्या लिखते हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। और ओमेगा भी कौन सा? अनुनाद की स्थिति का। तो यहाँ पर भी आवृत्ति को प्रदर्शित करेंगे। ये आपके पास वैल्यू रह जाती है 1/रूट एल सी की वैल्यू। फाइंड आउट क्या करना है सर? हमें तो एफ आर फाइंड आउट करना है। तो ये जो 2 पाई जो यहाँ पे गुणनफल में है, कहाँ चला जाएगा? सोच के बताएं, कहाँ चला जाएगा? सर बटा में चला जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। तो 1/2 पाई रूट एल सी, ये आपके पास अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला हो जाता है। बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार भी यदि इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। यहां से अक्सर एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देना बेटा। एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि L और C को यदि गुणनफल कर दिया जाए तो LC का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? ऐसा ही मात्रक लिखना है, ये आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में रूट एल सी का मात्रक भी पूछा जाता है। रूट एल सी का मात्रक क्या हो जाएगा? अब अक्सर जब ये प्रश्न परीक्षा में बच्चों को मिलता है तो बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एल का मतलब स्वप्रेरण है, जिसका मात्रक हेनरी ढूंढते हैं। सी का मतलब धारिता है, जिसका मात्रक फेराड ढूंढते हैं। फेराडे, फेराडे, ठीक है ना। फेराड और फेराडे में अंतर याद है आपको? फेराड है वो धारिता का मात्रक है, फेराडे है वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। तो सी का जो मात्रक है वो फेराड ढूंढते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं, और अंततः कैलकुलेशन के बाद जब उनका आंसर भी अगर आ जाता है तो वो 100% गलत आंसर आता है, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो जैसे ही एलसी देखते हैं उनके दिमाग में एलसीआर सर्किट की अनुनादी अवस्था पहुंच जाती है। तो एलसी की यदि मैं बात करूं तो यहां से जब एलसी का अगर मैं रूट हटा दूं, थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं बेटा अपन, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? एलसी इधर चला जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूं क्या? लिखने की आवश्यकता नहीं होगी ना। रूट एलसी को आप यहाँ ले जाओ, 2 पाई एफ बटा में आ जाएगा। 2 पाई तो एक मात्रकहीन राशि है, तो सिर्फ बटा में एफ रह जाएगा यदि मात्रक की दृष्टि से देखें तो। और रूट हटाओगे तो 1/f² बचेगा। ठीक है। और एफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज का मतलब सेकंड इनवर्स होता है, और सेकंड ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आपके पास सेकंड का स्क्वायर आ जाएगी। तो एलसी का जो मात्रक है वो सेकंड स्क्वायर होता है, और जैसे आप इसका रूट निकाल लेंगे इसका मात्रक क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से इसका मात्रक है वो समझते हुए याद करना है। आपको बिल्कुल भी रटने का प्रयास नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अनुनादी स्थिति जो है उसकी अनुनादी आवृत्ति, उसका मात्रक आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे और नोट्स को अच्छे तरीके से लिखेंगे। इस टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपन एक बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के चलते हैं, जहां से अक्सर एक अंक का प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। टॉपिक लिखते हैं अपन, अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। यदि अनुनादी परिपथ आपने समझ लिया है तो उस अनुनादी परिपथ की कुछ विशेषताएं होती हैं। हालांकि इन सभी विशेषताओं को अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने को इनको अलग से लिख लेना चाहिए। अनुनादी परिपथ की विशेषताएं क्या कहती है? सबसे पहली विशेषता ये कहती है कि जब एक्स एल का मान एक्स सी के बराबर हो गया तो इस स्थिति के अंदर
आपके पास जो प्रतिरोध Z आएगा उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी और दैट इज इक्वल्स टू R हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझना है। इसमें यदि मैं दूसरी बात करूं, ये तो प्रतिबाधा की वैल्यू आ गई और यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्रतिघात का अंतर, प्रतिघात का अंतर। तो प्रतिघात के अंतर का मतलब क्या हो गया, XL और XC का अंतर हो गया। और अनुनाद की स्थिति में XL और XC क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए बराबर होने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो प्रतिघातों का जो अंतर है वो आपके पास 0 आ जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि हम इनको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी एग्जामिनर को या मुझे या आप नोट्स जिसको दिखा रहे हैं अपने टीचर को, तो उनको ये बात महसूस भी करवानी है कि हाँ आप ये बातें समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जब Z का मान मिनिमम है तो धारा का मान जो होगा, I का मान जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और I मैक्सिमम हो जाएगा, ये होगा V नॉट अपॉन Z का मान, और Z का मान मिनिमम होगा। ध्यान दें, यदि किसी न्यूमेरिकल में आ जाता है कि LCR परिपथ के अनुनादी अवस्था में प्रतिबाधा कितनी है और उस परिपथ का प्रतिरोध आपको दे रखा है, तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि LCR परिपथ श्रेणी परिपथ है, अनुनाद की अवस्था में है, तो XL और XC 100% उसका इक्वल होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और Z की वैल्यू है वो R के बराबर चली जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है कि अनुनाद की अवस्था में कलांतर कितना होगा। किसमें कलांतर, वोल्टेज और धारा में कलांतर। मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद को बताना। यदि आपने पिछला वीडियो अच्छे से समझा है तो ये भी आपको बताना चाहिए। अनुनाद की अवस्था में कलांतर, अनुनाद में आपने पढ़ा कि कुंडली के अंदर वोल्ट था और संधारित्र में वोल्ट था, दोनों संख्या में बराबर, दिशा में विपरीत, एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। तो सिर्फ किसका प्रभाव बचेगा, x के ऊपर प्रतिरोध का प्रभाव बचेगा, और प्रतिरोध के ऊपर वोल्टेज और प्रतिरोध के ऊपर धारा दोनों समान कला में होती हैं। यानी अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज और धारा समान कला में होंगी, कलांतर 0 होगा। उस बात को अपने को मैथमेटिकली लिखना भी है। कैसे लिखेंगे सर, कलांतर में हमने ये लिखा है कि tan phi दिस इज इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R। और चूंकि आप जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में XL दिस इज इक्वल्स टू XC है, देन आपके पास tan phi की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। और tan phi की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि phi की वैल्यू है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होती हैं। इस बात को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक और लिख लेता हूँ मैं। टॉपिक लिखता हूँ मैं उपयोग। ये जो अनुनाद की अवस्था है, इस अनुनादी अवस्था का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। आप लोगों ने कक्षा 10 में भी, कक्षा 11 में भी थोड़ा सा इसका अध्ययन किया है। कक्षा 11 में आपने अनुनाद की अवस्था को पढ़ा है। एक बात आप मुझे बहुत अच्छे से बता दीजिए कि क्या आप लोगों ने रेडियो देखा है, रेडियो जिसके ऊपर पुराने समय में रेडियो चलता था, जिसमें जैसे FM रेडियो है, हाँ, शॉर्ट वेव है, मीडियम वेव है। तो इस FM रेडियो के ऊपर या किसी भी प्रकार का जो रेडियो होता है उसमें आपको क्या करना होता है, आपको कोई स्टेशन लगाना होता है। स्टेशन जैसे रेडियो मिर्ची लगाना है, बिग 92.7 FM लगाना है। तो ये सब सेट करने के लिए आपके पास उस रेडियो के ऊपर एक ट्यूनर होता है। जैसे जैसे आप उस ट्यूनर को रोटेट करते हैं, आपको कई अलग अलग स्टेशन सुनाई देते हैं, लेकिन एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के ऊपर, निश्चित आवृत्ति के ऊपर आपको वो पर्टिकुलर स्टेशन है वो सुनाई देता है। तो वो जो स्थिति है, उस स्थिति में क्या होता है कि आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी और वो जो सिग्नल भेजने वाला स्टेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है तो वो अनुनाद की अवस्था होती है। तो ये जो अनुनादी अवस्था का सिद्धांत है, इसका मुख्य रूप से जो उपयोग है वो रेडियो स्टेशनों के अंदर किया जाता है।
तो केवल मैं इसका ज़्यादा विस्तार पूर्वक यहाँ पे कहानी लिखने का प्रयास नहीं करता हूँ, मैं सीधा लिख सकता हूँ रेडियोग्राफी में, रेडियोग्राही में इसका जो उपयोग है वो रेडियो रिसीवर में किया जाता है। रेडियोग्राही में, रेडियोग्राही में इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। आपको ज़्यादा विस्तार पूर्वक चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप लोगों ने एक वो स्टेटमेंट सुना है क्या कि जो फौज के, आर्मी के जो जवान होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो किसी भी ब्रिज के ऊपर से जब निकलते हैं तो वो कदमताल करते हुए, परेड करते हुए नहीं निकलते हैं, वो रैंडमली गति करते हैं, दौड़ लगाते हुए निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि वो कदमताल करते हुए या फिर परेड करते हुए निकलेंगे तो उनके कदमों की जो फ्रीक्वेंसी है और वो जो ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज के जो मटेरियल लगा हुआ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यदि वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, यानी अनुनाद की अवस्था आ जाएगी, तो उस स्थिति में वो जो ब्रिज बना हुआ है उसके अंदर जो वाइब्रेशन है, कंपन है, उनका आयाम मैक्सिमम हो जाता है। आप जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में आयाम का मान अधिकतम हो जाता है, और जब आयाम मैक्सिमम होगा तो वो जो पुल है वो बहुत ज़्यादा जंप करने लग जाएगा, यानी कि उसके टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये आप लोगों को रेडियोग्राफी का जो उपयोग है, रेडियो रिसीवर का जो उपयोग है वो भी आपको पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद इसी टॉपिक में पहले आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज कर लेंगे और नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लेंगे। मैं आप लोगों को इस टॉपिक के अंतिम पड़ाव पे ले चलता हूँ। इसके बाद में अपने को यहाँ पे पढ़ना है अनुनादी वक्र। परीक्षा के अंदर अनुनादी वक्र है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है, वो यहाँ से पूछा जाता है और आप लोगों को बहुत सरल है, ये बहुत आसान है, आसानी से आप लोगों को बनाना है। अनुनादी वक्र का मतलब क्या होता है? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे परिपथ में धारा का मान बदलेगा, लेकिन अनुनाद की स्थिति के ऊपर धारा का मान है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका 2 तरह के ग्राफ बनते हैं। परीक्षा में बिल्कुल क्लियर आपको दिया हुआ होगा कि आवृत्ति के साथ एक्स एक्स के ऊपर अपन आवृत्ति ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, वाई एक्स के ऊपर अपन धारा ले लेते हैं, करंट की वैल्यू ले लेते हैं, और करंट की वैल्यू का कौन सा मान लिया जाएगा? आरएमएस वैल्यू ली जाएगी। ये मूल बिंदु है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट का मान भी बढ़ेगा, और एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट का मान मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद में यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट का मान पुनः डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, वो आपकी अनुनादी आवृत्ति है, एफ आर से प्रदर्शित करेंगे। और ये इसकी जो करंट की वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू का मैक्सिमम मान हो जाएगा। आरएमएस वैल्यू जो है, उस आरएमएस वैल्यू का मैक्सिमम मान हो जाएगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब करंट का आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं तो वोल्टेज की भी आरएमएस वैल्यू लेनी है, फिर उसका मैक्सिमम करना है। इसका मतलब बटा में प्रतिबाधा लगानी चाहिए, क्योंकि एलसीआर परिपथ में जो अवरोध का कार्य करता है उसे अपन प्रतिबाधा कहते हैं। परंतु साथ में अपन यह बात भी जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा होती है उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है, और उस मिनिमम की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होती है। तो ये आप लोगों के पास ग्राफ बन जाएगा। इसका एक और अनदर ग्राफ भी बनता है, वो ग्राफ भी अपने को तैयार करना चाहिए। दूसरा जो ग्राफ बनेगा उसमें एक्स एक्स के ऊपर अपन फ्रीक्वेंसी लेंगे और वाई एक्स के ऊपर अपन प्रतिबाधा लेते हैं, जेड की वैल्यू लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, आप अपना जो z का फॉर्मूला है r का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, उसके अंदर आप अप्लाई करके देखना। जैसे जैसे आप f की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे z की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, और एक विशेष फ्रीक्वेंसी के बाद यदि आप f की वैल्यू बढ़ाते हैं तो z की वैल्यू पुनः इंक्रीज हो जाती है। तो यह वो है आवृत्ति, जिस आवृत्ति के ऊपर इस प्रतिबाधा की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। तो इसको मैं लिखूंगा z मिनिमम, और z मिनिमम किसके बराबर होगा? ये तो सर r के बराबर होगा। r लिख दिया और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एफ आर।
ठीक है, तो ये अनुनादी आवृत्ति है और ये प्रतिबाधा का मिनिमम वैल्यू है। तो इन दोनों वक्रों को मिलाकर के अनुनादी वक्र कहा जाता है, या स्पेशल रूप से यदि कहा जाए तो आवृत्ति और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में अनुनादी वक्र बनाइए, आवृत्ति और प्रतिबाधा के मध्य अनुनादी वक्र बनाइए, तो आप इन दोनों को सेपरेट बना सकते हैं। लेकिन बहुत क्लियर होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है, पिछले 11 वर्षों में मैंने देखा है कि जब करंट में और आवृत्ति के बीच में ग्राफ बनाया जाता है तो बच्चे ये प्रतिबाधा वाला ग्राफ बना देते हैं। रटा रटाया फंक्शन होता है लेकिन अप्लाई करना भूल जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, मेरा सुझाव ये है कि आप इनको रटे नहीं, इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो इस तरीके से LCR परिपथ का जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिसमें LCR सीरीज कॉम्बिनेशन है, LCR श्रेणी कॉम्बिनेशन की अनुनादी अवस्था है, वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब अपन इसके बाद इस टॉपिक के कुछ आंकिक प्रश्न हैं, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं आपको पुनः बता दूं कि यदि आप इन आंकिक प्रश्नों को, इन उदाहरणों को सॉल्व कर पाते हैं तो निसंदेह आप लोग उस टॉपिक का जो डेरिवेशन है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। ये बात अपने आप प्रूफ हो जाती है। तो इसके जो न्यूमेरिकल हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो की स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करेंगे और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। साथ में बेटा मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को, यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, परंतु आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर इसे आवश्यक रूप से करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अपन अपने इसके चैप्टर के एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं। चलिए इस चैप्टर का अपन उदाहरण नंबर 18 पढ़ते हैं। प्रश्न आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता की गणना कीजिए, वोल्टेज की गणना कीजिए। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें कि वोल्टेज की गणना करनी है। आपसे ये नहीं कहा गया है कि वोल्टेज का शिखर मान बताइए। तो जब तक आपको शिखर मान नहीं लिखा जाता है, आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता को मापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं, वो हमेशा इनकी RMS वैल्यू को मापते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रश्न के अंदर आपको बहुत क्लियर कह रहा है कि आपको इसकी वोल्टता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर मेरे को जो जो बातें दे रखी हैं वो मैं लिख लेता हूँ। कुंडली के लिए, सबसे पहले कुंडली के लिए तो VL की जो वैल्यू दे रखी है वो बेटा दे रखी है 40 वोल्ट। उसके बाद में VC की जो वैल्यू दे रखी है, डायग्राम में आप देखेंगे 80 वोल्ट। उसके बाद में VR की जो वैल्यू दे रखी है, प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है 40 वोल्ट। तो अब मुझे इन तीनों का परिणाम निकालना है। तो परिणाम निकालने के लिए V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? याद कीजिए, आप लोगों ने एक डेरिवेशन पढ़ा है, आप लोगों ने फेजर आरेख से पहले वाले चित्र में इनको निकालने का प्रयास किया है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि क्या VL और VC की वैल्यू बराबर है क्या? यदि VL और VC की वैल्यू बराबर हो जाती तो अपन इसको अनुनादी परिपथ कह देते, और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास एक रूट लगेगा और इस अंडर रूट में सबसे पहले अपन VR का स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद में दोनों वोल्टेज में से एक वोल्टेज अपने को घटाना है। तो इनमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है? C की वैल्यू ज़्यादा है। तो VC में से VL को घटा करके फिर अपन उसका स्क्वायर करके रूट निकालेंगे। अपन जनरली XL माइनस XC लिख करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर आप संख्या को आप थोड़ा सा देख लें, एक नज़र डाल लीजिए आप इनके ऊपर। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा सर? रिजल्ट हो जाएगा ये 40 का स्क्वायर, और इन दोनों का अंतर भी 40 होगा तो ये भी 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं, इन दोनों को आप स्क्वायर करोगे, जोड़ेंगे तो 40, उसके साथ में √2 आ जाएगा। क्योंकि 40 को कॉमन ले लो ना बेटा, तो 1 + 1 रह जाएगा, 1 + 1 तो 2 हो गया, और 40 का स्क्वायर कॉमन आया है, वो रूट से जब बाहर निकलेगा तो 40 बचेगा, और 1 + 1 2 है, वो रूट में रह जाएगा। तो इसको आप 40 लिखें और √2 का मान 1.414 होता है, इससे आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 56.56, और मात्रक क्या लग जाएगा?
वोल्ट लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो प्रश्न है वो बेहद आसानी से सॉल्व कर लेना चाहिए। तो इसका मान जो है वो 56.56 वोल्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 आपसे कह रहा है कि LCR श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध 12 ओम है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिख लेना चाहिए R का मान है वो 12 ओम दे रखा है। ठीक है सर। प्रेरणिक प्रतिघात को अपन XL कहते हैं, ये वैल्यू दे रखी है 18 ओम की। ठीक है सर। धारितीय प्रतिघात XC की वैल्यू दे रखी है 23 ओम की। ठीक है साहब। परिपथ में प्रतिबाधा और कलांतर ज्ञात कीजिए। Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कलांतर फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इन प्रश्नों के, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। तो Z के फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो Z का फॉर्मूला क्या लगेगा सर? फॉर्मूला होता है R का स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स का स्क्वायर। सर x माइनस एक्स क्यों लिखा? या तो XL में से XC घटाना है या XC में से XL घटाना है, सीधी सीधी बात है यार इसमें। तो दोनों में से पता कर लो ना कि XL और XC में से बड़ा कौन है। वैल्यू आपके सामने दे रखी है तो एक नज़र डाल लीजिए आप इन पर। तो सर XC ज़्यादा है तो XC में से XL को अपने को माइनस करना है, रूट लगा दीजिए। R की वैल्यू 12 दे रखी है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। XL और XC 23 में से 18 घटा दीजिए तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, रूट निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 13 ओम की। इतना शॉर्ट आप चल सकते हैं। ठीक है। ये वैल्यू रखेंगे, फिर उस वैल्यू का माइनस करके एक स्टेप में लिखेंगे, फिर उनका स्क्वायर करके आप एक स्टेप में लिखेंगे। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। आगे चलें, बात करते हैं बेटा कलांतर की। बहुत सिंपल, कलांतर tan फाई। LCR परिपथ में कलांतर जो होता है वो प्रतिघात का अंतर बटा प्रतिरोध का अनुपात होता है। तो ऊपर आपके पास दोनों प्रतिघातों का अंतर आएगा और पुनः वही कहानी मैं बताना चाहूँगा कि XL में से XC घटेगा या XC में से L घटेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे नज़र दौड़ा लीजिए। तो सर XC ज़्यादा है तो XC माइनस XL हो जाएगा और बटा में क्या चलता है बेटा? R चलता है। यहाँ पे चल लीजिए, फाई को रख लीजिए, tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इन्वर्स कर दीजिए। XL माइनस XC 23 में से 18 गया, 5 रह गया और बटा में प्रतिरोध की वैल्यू 12 दे रखी है। तो ये आपके पास कलांतर का मान आ जाता है। बहुत आसान से प्रश्न हैं, बहुत सरल से प्रश्न हैं, बार बार इनको अच्छे तरीके से समझने की, सॉल्व करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। बहुत सरल सा एग्जाम्पल है, यहीं क्लियर कर लेता हूँ मैं। पहले अपन वीडियो की स्क्रीन को आप पॉज करके नोट्स उतार लें, फिर आगे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं बेटा। अगला जो आपका एग्जाम्पल नंबर है वो है आपका 20। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है, पढ़िए देखें। सवाल कह रहा है कि 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के स्रोत से, तो V बराबर मैं लिख देता हूँ 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी बराबर लिख देता हूँ 50 हर्ट्ज के स्रोत से 10 ओम प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखें? R की वैल्यू लिख लेते हैं। 10 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। फिर सवाल कह रहा है कि 2/πh का प्रेरकत्व है, हेनरी की बात कर रहा है। तो L की वैल्यू 2/π हेनरी, ये L की वैल्यू दे रखी है। और 1/π माइक्रोफैरड यानी C की वैल्यू दे रखी है 1/π, और माइक्रोफैरड दे रखा है। माइक्रो को बेटा मैं यही सोल्व कर लेता हूँ, -6 फैरड लिख देता हूँ। तो धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। तो फाई की वैल्यू है वो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, सीधा सीधा सा प्रश्न है। ठीक है सर।
सीधा सीधा सा प्रश्न है। तो बेटा फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या चलेगा, क्या चाहिए मुझे फॉर्मूला? सर फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ऊपर वैल्यू होती है एक्स एल माइनस एक्स सी। एल ज़्यादा हुआ तो सॉरी एक्स एल ज़्यादा हुआ तो एक्स एल में से एक्स सी घटा देंगे, और यदि एक्स सी ज़्यादा हुआ तो उसमें से एक्स एल माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लगभग अप्रॉक्सीमेट का फॉर्मेट ले लेता हूँ, बटा में आर लिख देता हूँ। तो आर की वैल्यू मेरे पास है, बिल्कुल है सर। एक्स एल है क्या आपके पास? सर एक्स एल तो नहीं है। एक्स सी है क्या? सर वो भी नहीं है। तो पहले अपन एक्स एल और एक्स सी को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं एक्स एल निकालता हूँ। एक्स एल क्या होता है सर? ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल क्या होता है सर? 2 पाई एफ इंटू एल होता है, यही तो होता है। चलिए बेटा 2 पाई एफ इंटू एल होता है, तो 2 पाई को सेम रख लिया, एफ की जगह 50 रख दिया, एल की जगह 2 अपॉन पाई हो गया। पाई ने पाई को कैंसिल आउट कर दिया, 50 को 2 से 100 और 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 200 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास एक्सएल की जो वैल्यू है वो 200 ओम हो जाता है। फिर क्या चाहिए सर? एक्स सी चाहिए। एक्स सी का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी 2 पाई एफ इंटू सी, बटा में चलने दीजिए बेटा। 2 पाई को 2 पाई एफ चलने दीजिए, एफ की जगह 50 रख दीजिए। रही बात सी की, तो सी की वैल्यू है 1 अपॉन पाई, तो 1 तो नीचे रह जाएगा और पाई ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर प्लस का 6। पाई ने पाई को काट दिया, 50 को 2 से गुणा किया, 100 हो गया। ऊपर 10 की पावर 6 चल रहा है, बटा में 100 चल रहा है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को पढ़ करके सॉल्व करने से पहले जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको अपने को निकालना आना चाहिए। इन दोनों को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा? टेन इनवर्स। एक्स एल और एक्स सी में से कौन ज़्यादा है? सर एक्स सी ज़्यादा है। एक्स सी कितना है? 10 की पावर 4 है, माइनस एक्स एल कितना है? 200 है, बटा में आर कितना दे रखा है? सर 10 दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये 10 इनवर्स लगा देंगे। ये 10,000 में से 200 घटाओगे तो 9,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9,800। सरल तो करना पड़ेगा, जल्दी करो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 की पावर 4, 10,000, उसमें से 200 गया, 9,800, बटा में 10 भी तो है, बटा का 10 उस जीरो से काट देगा, तो ये तो 980 तो बचेगा ना। तो 10 इनवर्स 980 आपके पास इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कह रहा है? एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के समीकरण आपको दे रखे हैं, ठीक है। यदि परिपथ में प्रतिरोध का मान 40 ओम, तो परिपथ में प्रतिबाधा, प्रतिघात, वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर कितना है? ये सब कुछ आप लोगों को ज्ञात करना है। परिपथ कैसा है? एलसीआर परिपथ है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दे रखी है। तो एलसीआर परिपथ के अंदर वोल्टेज और धारा का समीकरण अपने को दे रखा है। तो यहां से यदि मैं वोल्टेज की समीकरण जो दे रखी है 300 साइन 100t, तो इसकी मैं वोल्टेज के आदर्श समीकरण V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी से तुलना करता हूं। तो V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी से गुणा तुलना करूंगा तो V नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 300 वोल्ट हो जाएगी। उसके बाद में ओमेगा टी से ओमेगा की तुलना करेंगे तो टी के मल्टीप्लाई में जो कुछ दे रखा है वो ओमेगा दे रखा है, और ओमेगा का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। नीचे वाली इक्वेशन में देख लो, धारा का शिखर मान आई नोट दे रखा है, कितना? 6 एम्पियर दे रखा है। और इस प्रश्न में भी आप जब
ओमेगा के साथ इसकी तुलना करेंगे तो ओमेगा आपको यहां पर भी 100 ही नजर आएगा। कालांतर की वैल्यू है वो आपको फाई दे रखी है और फाई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में प्रतिरोध का मान दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 40 ओम दे रखा है। इतनी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल सर, इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले क्या निकालें, प्रतिबाधा निकालो। तो पहला ऑप्शन बताइए Z का मान क्या होता है। Z का मान LCR परिपथ के लिए Z का मान क्या होगा सर, Z एक प्रतिबाधा है, ठीक है। प्रतिबाधा एक प्रतिरोध का कार्य करता है, ठीक है। तो ओम का नियम लगा दीजिए, V बराबर I इंटू आर की जगह प्रतिबाधा, I इंटू आर की जगह प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा Z का मान क्या हो जाएगा सर, V अपॉन I हो जाएगा। तो V का मैक्सिमम मान शिखर मान और I का भी शिखर मान, कितनी वैल्यू दे रखी है 300 अपॉन 6, कितनी वैल्यू हो जाएगी 50। तो प्रतिबाधा की वैल्यू 50 ओम हो जाती है। मात्रक लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। नंबर 2 पे चलिए। नंबर 2 कह रहा है कि प्रतिघात का मान निकालिए। प्रतिघात का मान निकालने का मतलब क्या है, x का मान निकालना है। तो नंबर 2 में बात करता हूं मैं प्रतिघात। प्रतिघात जो है वो परिणामी प्रतिघात निकालना है। प्रतिघात को अपन x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है सर, प्रतिबाधा बराबर r का स्क्वायर प्लस प्रतिघात का स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे प्रतिघात जो है वो दोनों का अंतर आता है बेटा, XL माइनस XC का स्क्वायर आता है, लेकिन XL और XC का जो अंतर है वही फाइंड आउट करना अपने को। XL अलग नहीं निकालना है और XC अलग नहीं निकालना है, उन दोनों का जो प्रभावी मान है प्रतिघात जो है उसी को निकालना है। तो उसकी जगह डायरेक्ट अपन ने x अप्लाई कर दिया। अब आप स्क्वायर अंडरूट हटा दो, अंडरूट हटाओगे तो ये आपके पास हो जाएगा z का स्क्वायर और माइनस में ये आर स्क्वायर दूसरी तरफ आ जाएगा, बराबर में आपके पास x का स्क्वायर बचेगा और स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा। तो आपके पास फाइनली x की जो वैल्यू है, z की वैल्यू कितनी आई 50, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस r की वैल्यू कितनी है सर, r की वैल्यू तो 40 दे रखी है, तो 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर आप लोगों को करना है। लिखूं क्या यहाँ पे, लिख दीजिए सर 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। सोल्व कर लेता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ। 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कितना बेटा 30 ओम। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाती है 30 ओम आ जाती है। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए कर लेना चाहिए। चलिए बताइए नंबर 3 क्या पूछ रहा है। इस प्रश्न में नंबर 3 क्या पूछ रहा है, वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर पूछ रहा है। कलांतर को किससे लिखते हो सर, tan phi से लिखते हैं। tan phi क्या होता है, XL माइनस XC अपॉन R होता है। XL माइनस XC को अपन ने प्रतिघात कह दिया, बटा में R चल रहा है, तो प्रतिघात की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 30, बटा में R की वैल्यू 40 दे रखी है। 0 से 0 कटेगा, फाई के बराबर क्या बचेगा, tan जाएगा इनवर्स में और यहाँ आ जाएगा 3/4। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से अपन ने उदाहरण नंबर 21 है वो भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए ही इन सवालों को सॉल्व करना होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बेटा 4 उदाहरण और दे रखे हैं, उदाहरण नंबर 22, 23, 24 एंड 25। तो आप लोग इन चारों उदाहरणों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में अपन इन चारों उदाहरणों को दोबारा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में अगर इन चारों उदाहरणों को जोड़ेंगे तो वीडियो की लंबाई कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लोग एक बार इनको थोड़ा सा होमवर्क समझ करके इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।
चलिए आज की कक्षा में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।